झांसी की तहसील मोड़ के गला मंडी परिसर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना संकट, किसान, नौजवान, बुनकर और समाज के दूसरे कमजोर वर्गों की अपेक्षा आरक्षण पर वार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और घोटालों पर अनियंत्रण, महिलाओं की असुरक्षा जैसे जनहित से उदासीन सरकार पर बरसते हुए कार्यवाही हेतु एसडीएम अतुल कुमार मोड़ को समाजवादी पार्टी के पूर्व गरौठा विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव के नेतृत्व ज्ञापन महामहिम राज्यपाल हेतु प्रेषित किया गया। मोड़ कस्बे के अलावा गला मंडी परिसर में तहसील क्षेत्र की सर्कल पुलिस चपे पर मौजूद रही। आज के इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, जुगल किशोर कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा समाज एवं कार्यकर्ता, पदाधिकारियों, युवा साथी गण सहित बड़ी संख्या में समाजवादी लोग उपस्थित रहे। वहीं हम आपको सुनाते हैं कि गौरौठा पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव गरीबों के मसीहा किस तरह लोगों से अपील करते हुए सरकार पर बरसे हैं। बीजेपी के लोगों से दुश्मनी नहीं है, पर हमें सवाल है कि आप तो कह रहे थे गरीबी मिटा देंगे मोदी साहब, आपकी कोशिश तो लग रही है गरीबी मिटा जा रहा है। बताओ एक फैसला जिसको आपने गरीब को सहारा दे दिया हो, आपके सारे फैसले, आप नोटबंदी लेकर आए, आप तो कह रहे थे गरीबों तुम्हें खुशहाली के लिए नोटबंदी लेके आ रहे हैं। तब मैंने एक दिन कहा था कि देश के प्रधानमंत्री महोदय से प्रार्थना करो कि नोटबंदी के बाद गांव में गरीब जीता कैसे, एक बार देख तो आओ आप। एक बार विदेश का दौरा छोड़कर जिस दिन आप गांव में घूम लोगे और गांव की हालत देखोगे, उस दिन आपको शर्म आएगी कि हमने फैसला कैसा ले लिया। ये आप जीएसटी लेकर आए, आपने कहा एक कानून लाएंगे देश में हम, किसान मजदूरों को लगा कि ये कानून भी हमें सहायता करने वाला है। और जीएसटी में क्या प्रावधान, 28% तक टैक्स लगा दिया आपने। ये पत्रकार साथियों, आप तो पूरी दुनिया की जानकारी रखते हो, बताओ कहीं 28% जीएसटी दुनिया किसी देश में है? और ये जीएसटी लगता किस पे है? कितना बड़ा झूठ पूरे देश में फैलाया जा रखा है कि ये पैसा व्यापारियों में लगता है। मैं मंडी में खड़े होकर व्यापारियों के बीच में कह रहा हूं, पत्रकार साथियों, जीएसटी व्यापारी पे नहीं लगता, जीएसटी आम आदमी पे लगता है। बताओ अगर कोई चीज 1 लाख रुपए की आ रही थी कल, और अगर जीएसटी के बाद 1,28,000 की हो गई, तो कोई दुकानदार क्या तुम्हें 1,27,000 में दे देगा? नहीं, जीएसटी पूरी जनता पे करती है, उद्योगपति तो वसूल करके सरकार के खाते में सिर्फ जमा करता है। इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी भी बचानी है और अपनों की जिंदगी बचाने के लिए भी सबको समझाओ, मास्क लगा के रखना है, क्योंकि जो इस बीमारी में फंस जाता है उससे पूछो कैसे जिंदा रहे। अभी मेरे साथ के बहुत सारे लोगों को भी कोरोना हो गया था, जाने कैसे तुम्हारी दुआओं ने, भगवान ने मुझे बचा लिया, मुझे पता ही नहीं। मन्ना दीवान जी को हो गया, बगल में ड्राइवर को हो गया, सबको हो गया, आपकी दुआओं से सिर्फ बच गए हम। तब मैं आपसे कहूंगा कि अपने जिंदगी को सुरक्षित रखो, बीमारी से डरो नहीं, पर बचाना जरूरी है और बचना जरूरी है। मैं यही बात आपसे कहने आया हूं। मेरे किसी सरकार से कोई बुराई भलाई नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि लोगों ने अखिलेश जी को हटाकर आपको बनाया था। अखिलेश जी ने तो अपने कार्यकाल में 17-18 लाख लैपटॉप गरीब मजदूरों के बेटों तक पहुंचा दिए थे। आप बताओ, आपने इस योजना बंद करके गरीबों को उसके बदले में योजना बताओ क्या दे दिया? अगर वो अखिलेश यादव की योजना को बंद नहीं किया होता और गांव गांव गरीब मजदूरों के पास लैपटॉप पहुंच गए होते, तो कोरोना की महामारी में गरीब मजदूर का बेटा भी ऑनलाइन पढ़ सकता था और आगे बढ़ सकता था। आपने योजना बंद करके उनका अवसर छीन लिया। कोई मजदूर किसान का बेटा, कोई किसान मजदूर अपने बेटे को लैपटॉप नहीं दिला सकता, एंड्रॉइड फोन नहीं दिला सकता। आपके फैसले से आप खुशियां मना सकते हो कि आपने कुछ छीना है, लेकिन आने वाली जो भविष्य है देश का, जिसे हम मजदूर किसान के बेटे के रूप में पहचानते और जानते हैं, उसका जीवन के आगे का रास्ता रोका है। आपने योजना बंद कर दी कन्या विद्याधन। अखिलेश जी ने योजना बनाई थी कि हमारी किसान मजदूर की कोई बेटी इंटर पास करेगी तो हम उसे 30,000 रुपए कन्या विद्याधन के रूप में देंगे। 1200 करोड़ रुपए बांटे। बताओ पत्रकार साथियों, पूरे हिंदुस्तान की सियासत में एक दल बताओ, किसी प्रदेश में बना हो, देश में बना हो, जिसने गरीब की बेटियों को सब 1200 करोड़ रुपए किसान की बेटियों की पढ़ाई के नाम पर, उसे बढ़ाने के नाम पर खर्च कर दिए हो। ये हमारी कमजोरियां जानते हैं,
इसलिए ये मुद्दा नहीं रुकते नहीं कि हमें करना क्या है, हमारा 4 लाख करोड़ का बजट किस योजना पे खर्च करने जा रहे हो। ये हमारी कमजोरी जानते हैं कि किसान मजदूर खुशहाल होना चाहता है, बच्चों की पढ़ाई चाहता है, नौकरी चाहता है, मूल्य चाहता है, लेकिन इन्हें मालूम है कि चुनाव के दिन ये मुद्दे नहीं रहेंगे, चुनाव के दिन ये हिंदू मुसलमान करा देंगे और ये फिर हमारी गरीबी के मुद्दों से भटका कर सत्ता पकड़ लेंगे। आज क्या हालात है देश में, चीन हमें आप दिखा रहा है बगल में, लेकिन इस सभा के मार्फत तुम ये साहस कराओ चीन के लोगों को, इन पत्रकारों के माध्यम से कि चीनी लोगों, ये हिंदुस्तान की धरती है, अगर तुमने भारत पर हमला किया तो सेना नहीं लड़ेगी, यहाँ का एक नौजवान अपनी जाने दे देगा पर चीन को घुसने नहीं देगा। ये हिंदू मुसलमान, ये वो देश है जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो अब्दुल हमीद अपनी जान दे रहा था पर पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। ये वो देश है जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अशफाक उल्लाह खां फांसी पर चल रहा था। ये इतिहास के कोई लड़ाई इतिहास की उठा लो, पिछले 100-150 सालों की हिंदू मुसलमान ने मिलकर इस देश की आजादी से लेकर सब लड़ाइयां लड़ी है। ये नफरत फैलाने वाले बातों पर ध्यान रखना, गांव के भोले वाले लोगों, ये नफरतें बड़ी साजिश की है, ये सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे की वजह भी जान लो आप। पिछले 10-15 साल में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गौर से सुन लेना, पिछले 10-15 साल में दुनिया की लड़ाई बदली है। आप देखो इराक में किसी देश ने हमला नहीं किया, शिया सुन्नी को लड़ा दिया, देश खत्म हो गया। आप लीबिया चले जाओ, अगल बगल के देश चले जाओ, जितने देश पिछले 5 साल में बर्बाद हुए हैं, किसी देश पर दूसरे देश ने हमला नहीं किया, बगल वाले चालाक देशों ने आपस में लड़ा के देश खत्म कर दिए। यही चाहता है चीन, यही चाहता है अमेरिका के हिंदुस्तान को हम जमीन पर नहीं लड़ सकते। एक एक किसान का बेटा हिंदू मुसलमान मर जाएगा देश के लिए, लेकिन अगर इस देश को हिंदू मुसलमान से लड़ा दो तो मामूली सा देश कब्जा कर सकता है, ऐसा विदेशी सोचते हैं। याद रखना, ये सबसे बड़ी साजिश है हिंदुस्तान को कमजोर करने की। जो लोग देशभक्त बताकर अपने आप को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, अगर उनके मन में भी ये नफरत शामिल है तो देख लेना कि राष्ट्रभक्ति इनके अंदर है कितनी। गौर कर लेना, तुम्हारी लड़ाई इस देश को अमेरिका से आगे ले जाने की थी। तुम्हारी कोशिश गांव में मजदूर का बेटा अच्छी पढ़ाई कैसे कर जाए, हिंदुस्तान का हिस्सा कैसे बन जाए, चीन से आगे कैसे चले जाएं। आप बच्चों की पढ़ाई पर इंतजाम पर कोई ध्यान नहीं है। आपके 5-6 सालों में कैसे बर्बाद हो रहा है हमारा बचपन, गांव में मास्टर नहीं, स्कूल नहीं है। मोदी साहब, लोगों ने तो सोचा था कि तुम बनोगे तो घर का किसान का बेटा भी मोदी बन सकता है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के फैसले हैं, वो जनता के हक में नहीं है। जनता पूरी तरह से परेशान है, सारी योजनाएं बंद हैं, पूरी तरह से लोग परेशान हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो किस तरह से जनता लूटी जा रही है हर योजनाओं के माध्यम से, किस तरह से कोई सहायता नहीं हो रही। भाई देश की सरकार का फैसला है, अगर आप देश की सरकार का कल का फैसला ही सुनेंगे तो किसानों के हक में भाषण दे रहे हैं पर किसानों को बर्बाद होने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। अरे आप कौन सी व्यवस्था बना रहे हैं? कम से कम मंडी तुम्हारे पास एक ऐसा स्थल है जहां सरकार अपने वाद्य मूल्य पर लोगों किसान को खरीद कराने मजबूर कर सकती है, लेकिन बाहर में आप उद्योगपतियों को ये रास्ता देने जा रहे हैं। किसान की मजबूरी है, उसे घर में बेटी की शादी है, बीमार है, वो मजबूर होकर कम कीमत फसल बेचेगा। ये तो किसानों को बर्बाद कर देंगे। आप तो कह रहे थे हम 1.5 गुनी कीमत करेंगे, ये तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ ये काला कानून है जो इस देश के किसान को बर्बाद कर देगा। वही मंडी का जो शुल्क है कम से कम वो किसानों के हक में काम आता था, वो भी बर्बाद होने जा रहा है। तो वही देश की सरकार के फैसले, प्रदेश की सरकार के फैसलों के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने आह्वान किया था। आज देख रहे हैं पूरी तहसीलों पर जनमानस उमड़ा हुआ है, कोरोना पर रोकते रोकते लोग आए हुए हैं। जिस दिन कोरोना से हम मुक्ति पाएंगे उस दिन देखिए जनमानस का भीड़ कितनी जबरदस्त होगी। तो आज कहाँ पर ज्ञापन दिया गया? आज किस जगह? आज हम लोग झांसी देकर आए, फिर हम लोग मोट में दिए, अब घर उठा जाए।